गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज आप लोगों को यूपीएपीओ एग्ज़ाम जीएस का एक पेपर प्रोवाइड कराया जा चुका है और ये आपका सेकंड पेपर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग इस पेपर को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्या है क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1904, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1858। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग करते चलिए साथ साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। ऑप्शन ए मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी डूरंड योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि 3 जून 1947 को प्रकाशित माउंटबेटन योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वैधानिक रूप प्रदान किया। इस योजना के जो प्रमुख प्रावधान थे वे क्या थे कि भारतीयों को जो है वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपना, दूसरा था कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में करना तथा दोनों के लिए पृथक संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, क्या था इसका उद्देश्य, इसका था भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में करना तथा दोनों के लिए पृथक संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, ये इसका क्या था, प्रमुख, इस योजना के प्रमुख प्रावधान थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माउंटबेटन योजना। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद, गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने प्रस्तावित करा था, वो कौन से संविधान सभा के किस सदस्य ने, तो वो कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का जो होगा वो समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। ठीक है, ऐसा किसने प्रस्तावित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। अच्छा, इन्होंने प्रस्तावित कब किया था ये भी जान लीजिए। तो ये 22 जुलाई, देखिए 22 जुलाई और
1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था। जो इन्होंने प्रस्तावित किया था उससे जो है संविधान सभा ने जो है जो वर्तमान में संविधान सभा है उसने जो है 22 जुलाई 1947 को क्या किया था, इसे वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देख लीजिए, समिति है और अध्यक्ष है एक तरफ, तो संघ संविधान समिति, देखिए कौन सुमेलित नहीं, पहले ये देख लीजिए, संघ संविधान समिति और पंडित जवाहरलाल इसके अध्यक्ष, सही है, बिल्कुल सही है। फिर है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भीमराव अंबेडकर, ये सुमेलित है, नहीं सुमेलित है। प्रांतीय संविधान समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल सुमेलित है। ऑप्शन डी है कार्य संचालन समिति और के.एम. मुंशी, तो ये भी सुमेलित है। और बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं वो जो है भीमराव अंबेडकर ना हो करके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ होगा, वल्लभ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है तो इसके जो अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर नहीं थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो है इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है और यही आपका आंसर है, क्योंकि पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए भारत के पास राष्ट्रपति की कौन सी वीटो शक्ति होती है, एक तो पूर्ण निषेध होती है, फिर निलंबित निषेध भी होती है और पॉकेट निषेध भी होती है। इस तरह से आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान भी लीजिए कि जो भारतीय संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और बल्कि अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति देने तथा रोकने संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है। जो आत्यांतिक वीटो के तहत जो है राष्ट्रपति को जहां किसी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है, वहीं जो है निलंबनकारी वीटो के तहत कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। तथा पॉकेट वीटो के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात जो है सहमति या असहमति कुछ न दे करके, ठीक है, उसे क्या कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को पावर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपर्युक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी निजता का अधिकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। देखिए किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो ये हुआ है निजता के अधिकार का उल्लंघन। सी ऑप्शन सही होगा, निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और एक तरफ उनके प्रावधान दिए हुए, मैच कराना। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो है इसके अंतर्गत दिया गया है ग्राम, एक सेकेंड, ठीक है,
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अनुच्छेद जो 44 दिया गया है इसके तहत क्या है, समान नागरिक संहिता। क्या है, समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 48 में जो है वो कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान दिए गए। और अनुच्छेद 49 के तहत जो है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह से इसमें सही होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। देखिए 2, 1, 3, 4 किस में दिया हुआ है, 2, 1, 3, 4, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2, 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट करते देख लीजिए। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुण तथा वरुण, ऑप्शन बी मंगल तथा बृहस्पति, ऑप्शन सी है बृहस्पति तथा शनि, ऑप्शन डी है पृथ्वी तथा मंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगल तथा बृहस्पति, बी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्षुद्र ग्रह जो हैं जिन्हें गौड़ ग्रह भी कहा जाता है, या ऐसे छोटे पिंडों को संदर्भित करते हैं जिनका व्यास जो है 1000 किलोमीटर यानी 600 मील से कम होता है। जो मंगल तथा बृहस्पति के कक्षों के बीच एक लगभग क्या करते हैं, चपटे वलय जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, ठीक है, में रहकर सर्प की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, सर्प नहीं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, मंगल तथा बृहस्पति। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी है उत्तरी सूडान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माली। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महादेश की मुख्य भूमि से, महादेश कह लीजिए या इसे कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको महाद्वीप मिलेंगे, दोनों तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें। ये आपको कहीं कहीं पे महाद्वीप या जो है कहीं कहीं पे महादेश लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा या विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ये जो है क्या है, यहाँ से जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा जो है तीनों जो है इसकी मुख्य भूमि से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सूची को क्या करना है, मैच कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और एक तरफ देश दिए हुए हैं। देख लीजिए, म्याना ज्वालामुखी जो पर्वत है ये कहाँ पे है, ये है, एक सेकेंड पेन ले लें। म्याना जो ज्वालामुखी पर्वत है ये है यूएस फिलीपींस में। कहाँ पे है, फिलीपींस में। म्याना जो है ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे पाया गया है, ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस में। और जो माउंट सस्ता है, माउंट सस्ता जो है ये यूएसए में है। और जो चिम्बोरेजो है, चिम्बोरेजो कहाँ है, चिम्बोरेजो जो है इक्वाडोर में है। कहाँ, इक्वाडोर में। और माउंट हेक्ला जो है ये आइसलैंड में है। माउंट हेक्ला कहाँ है, ये आइसलैंड में है। ठीक है, इस तरह जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, 2, 1, 4, 3। आप देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, 2, 1, 4, 3। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए बी ऑप्शन में है 2, 1, 4 और
3। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण यानी गर्म जलधारा, जो कोष्ण होता है इसी को कहते हैं गर्म जलधारा, महासागरीय गर्म जलधारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण यानी गर्म जलधारा या महासागरीय गर्म जलधारा? लैब्राडोर जलधारा, ये क्यूरोसियो जलधारा, ऑप्शन सी है पेरू जलधारा, ऑप्शन डी है बेंगवेला जलधारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है क्यूरोसियो जलधारा। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्यूरोसियो जलधारा। ठीक है, ये जो क्यूरोसियो है, ये जलधारा जो है एक कोष्ठ यानी गर्म महासागरीय जलधारा है, जो महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म एवं ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे नंबर 1 गर्म धारा है और नंबर 2 ठंडी धारा है। और लैब्राडोर जो है जलधारा, पेरू जलधारा, बेगुला, ये तीनों ठंडी जलधारा हैं। जैसे लैब्राडोर जलधारा, पेरू जलधारा और बेगुला, ये तीनों कैसी जलधारा हैं? तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है क्यूरोसियो जलधारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त किस महासागर तल में स्थित है? क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त किस महासागर तल में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन है पूर्वी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी प्रशांत महासागर। ए आंसर होगा इसका। जो मेरियाना गर्त यानी खाई है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह के पूर्व में स्थित विश्व का जो है सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। और इसकी गहराई कितनी है? लगभग इसकी गहराई है 11,022। ठीक है, इसकी गहराई लगभग इतनी है। ठीक है, और ये जो है क्या है? ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ठीक है, कौन सा? मेरियाना गर्त। और किस महासागर के तल में स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के तल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेल कराना है। देख लीजिए कौन सा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, बताएं आप लोग। इसको तो आप लोग कर सकते हैं, आराम से करिए। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार जो है ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। एक सेकंड, देखिए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में स्थित है। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी विहार जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में स्थित है। अब आपका आता है पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो ये आपका गोंडा में अवस्थित है। इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा 2, 3, 4, 1, क्या होगा आंसर? 2, 3, 4, 1। जरा देखिए आपके ऑप्शन में 2, 3, 4, 1 किस में है? आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। बी आंसर सही है। क्या होगा आंसर? 2, 3, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बीस इक्कीस की जनगणना का शुभंकर क्या है? क्वेश्चन क्या है कि 2021 की जनगणना का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी एक हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी है महिला एन्यूमरेटर। क्या है? महिला एन्यूमरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महिला एन्यूमरेटर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धूरिया पूछ रहा, कौन सा नहीं सुमेलित है? तो देखिए पहले है धूरिया, सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, आप देख लीजिए इसे। दूसरा है धीवर कहार, ऑप्शन सी है
कर्मा या कहार, ऑप्शन डी है नटवरी पूर्वांचल। ठीक है, क्या है डी ऑप्शन, नटवरी पूर्वांचल। इस देखिए धुरिया नृत्य जो है इसे समझ लीजिए पहले। जो धुरिया नृत्य है और कौन सा सुमेलित नहीं ये पूछा गया, तो ये जो कर्मा लोक नृत्य है, सी ऑप्शन देख लीजिए, कर्मा लोक नृत्य। ये जो है सोनभद्र की आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये सोनभद्र की, ठीक है, सोनभद्र के जो है आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ना कि ये कहार द्वारा। ठीक है, ये सोनभद्र की जनजातियां हैं। कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र की आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो ये धुरिया है, देखिए धुरिया, ये लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये बुंदेलखंड के कुम्हार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है क्या? धुरिया नृत्य। ठीक है, और बच्चा इसके बाद धीवर नृत्य लोक नृत्य जो है ये जो है कहार जाति द्वारा किया जाता है। जो धीवर नृत्य होता है ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। जो नटवरी, डी ऑप्शन देखिए, जो नटवरी लोक नृत्य है ये पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें से देखा जाए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या नहीं सुमेलित है? सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कर्मा है, कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र की आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है, ना कि कहार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर नगर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूछा गया जनघनत्व सर्वाधिक है, तो कहाँ है सर्वाधिक? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, गाजियाबाद के जो है जनघनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है रबड़ से, ऑप्शन सी है पॉलीमर से, ऑप्शन डी है अकार्बनिक यौगिकों से। किससे बनी होती हैं? क्योंकि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये पॉलीमर से बनी होती हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टिक पन्नी आती है, थैली आती, किससे बनी होती हैं? ये जो है पॉलीमर से बनी होती है, जिसके कारण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक या इंडिकेटर हैं। ऑप्शन ए हरी शैवाल तथा जलीय ल्यूकर्टस, ऑप्शन बी है फर्न तथा साइकस, ऑप्शन सी है नीम तथा आम, ऑप्शन डी है लाइकेन तथा मास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाइकेन तथा मास, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक होते हैं, लाइकेन तथा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ढाक, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी है खेजरी, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खेजरी। ठीक है, खेजरी जो है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त एक बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ठीक है, इस तरह क्या आंसर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खेजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 22 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस वर्ष की थीम है। क्या है क्वेश्चन कि 22 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? ऑप्शन ए रिसाइकलिंग फर्टिलिटी, ऑप्शन बी है वन और सतत उत्पादन और खपत, ऑप्शन सी है क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, ऑप्शन डी है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण यानी बिल्डिंग ऑफ अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, इसमें से क्या आंसर सही होगा? सभी जीवन के लिए
एक साझा भविष्य का निर्माण। क्या होगा आंसर? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, यानी कि आपका डी आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? डी होगा। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब जो है मनाया जाता है। तो जो है प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो यही थी कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ठीक है, ये जो है इसका क्या है, इसकी थीम है इस बार की। तो जो 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम क्या है? देखिए, 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो 18 मार्च 2022 को है, इसका जो थीम है वो है विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे। ठीक है, इसकी थीम है, क्या है थीम? विश्व नींद दिवस यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे। आप देख लीजिए, रिसाइकलिंग जो, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि ये है हमारा सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया, ठीक है, जो कि मनाया जाता है कब? 22 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो आपका वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस है यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, 18 मार्च 2022 को मनाया गया वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की ये थीम है। ठीक है, और जो आपका है 18 मार्च 2022 को ही वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है, जो हमारा सी ऑप्शन है यानी कि क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। जैसे हमारा ये सी ऑप्शन है, ये देख लीजिए, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये जो है क्या है? ये विश्व नींद दिवस जो होती है उसकी थीम है, वर्ल्ड स्लीप डे। ठीक है, विश्व नींद दिवस की थीम है क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक, और जो हमारा बी ऑप्शन है वन और सतत उत्पादन और खपत, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है, 21 मार्च 2022 को जो मनाया जाता है, इसकी थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की इस बार की जो थीम है वो है वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है, और ये तो आपने देख ही लिया है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का जो है रिसाइकलिंग फर्टिलिटी जो है थीम है, कब मनाया जाता है? 18 मार्च 2022 को मनाया गया था वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। ठीक है, और रिसाइकलिंग फर्टिलिटी जो है इसकी क्या है? थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इक्कीस से 25 जून 2022 को ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है, एक बार क्वेश्चन इसका रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए कि 21 से 25 जून 2022 को ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना। ठीक है, थोड़ा सा आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखिए, क्योंकि इस बार इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने से संबंधित
इस उत्सव का आयोजन कब किया गया था? इस उत्सव का आयोजन किया गया था 21 से 25 जून 2022 के बीच में। और जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस उत्सव के दौरान जो है दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर प्रदर्शित किया गया। और इस उत्सव में सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले और मंदिरों से जुड़े कलाकार शामिल हुए थे। कौन से कलाकार जो शामिल हुए थे? सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले और मंदिरों से जुड़े कलाकार शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लाल सलाम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए प्रार्थना बन्ना, ऑप्शन बी है जूली क्लार्क, ऑप्शन सी है स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन डी है नील पटेल। बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा इसका भी आप लोग डिटेल जान लीजिए। जैसे कि वर्ष 21-22 में चीन को पछाड़कर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका। अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार बन गया है मई 2022 में। ठीक है, और किसे पछाड़ करके बना है? ये चीन को पछाड़ करके बना है। जो वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय, कौन सी द्विपक्षीय जो है व्यापार वर्ष जो है 2021 के लगभग 80.51 बिलियन डॉलर की तुलना में 119.82 बिलियन डॉलर रहा। कितना रहा इस बार जो है 2021 का जो था व्यापार? तो ये रहा है 80.51 बिलियन डॉलर की तुलना में 119, ठीक से 119.42 बिलियन डॉलर रहा है। जबकि वर्ष 2021-22 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जो था वो जो है 115.42 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि वर्ष 2021-22 में 86.4 बिलियन डॉलर था। कितना था? 86.4 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात असनी से भारत के सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और जो ये चक्रवात आया था असनी, इसका जो है नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। इसका नामकरण जो है श्रीलंका ने किया था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? असनी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रोध, क्रोध या कोप। ठीक है, क्रोध या यूँ कहें कोप, इसका अर्थ होता है किसका? असनी का। और ये नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। ठीक है, और ये असनी भारत के सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। कौन से राज्य थे असनी से जो प्रभावित थे चक्रवात से? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में
भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। ऑप्शन ए 6.4 से 7%, ऑप्शन बी है 7.5 से 8%, ऑप्शन सी है 8 से 8.5%, ऑप्शन डी है 5.4%। तो इसका सही आंसर होगा 8 से 8.5%, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 26 मार्च से 29 मई तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें कुल कितनी टीमें शामिल थी। शामिल थी। ऑप्शन ए 12 टीमें, ऑप्शन बी 10 टीमें, ऑप्शन सी 14 टीमें, ऑप्शन डी 11 टीमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी टीमें शामिल थी। ऑप्शन बी जो है 10 टीमें शामिल थी। ठीक है, IPL 2022 26 मार्च से 29 मई के बीच हुआ था। कब हुआ था। 26 मार्च से 29 मई के बीच हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था IPL का। ये था 29वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण था। ये 29वां संस्करण है। और कुल कितने ये 29वां संस्करण है। और टीमें कितनी शामिल थी। इसमें जो टीमें शामिल थी वो 10 टीमें शामिल थी। कितनी टीमें। 10 टीमें शामिल थी। ठीक है, और ये 15वां संस्करण है। ठीक है, 15वां संस्करण, सॉरी, ये देख लीजिए ज़रा। ये जो है 26 मार्च से 29 मई के बीच हुआ था। ठीक है, जो ये IPL हुआ था। IPL कब हुआ था। ये 26 मार्च से, देखिएगा आप लोग ध्यान से, 26 मार्च से 29 मई के बीच ये संपन्न हुआ था। और ये संस्करण कौन सा था। तो ये 15वां संस्करण था। ठीक है, 15वां संस्करण था। और कुल कितने टीमें शामिल हुई थी। तो 10 टीमें इसमें शामिल हुई थे। और 15वें संस्करण में 2 नई टीमें थी। वो कौन सी थी। तो वो जो 2 नई टीमें थी वो थी एक गुजरात टाइटंस थी और दूसरा लखनऊ सुपर जॉयंट्स था। कौन सी 2 नई टीमें थी। नंबर 1 गुजरात टाइटंस थी और नंबर 2 क्या था, लखनऊ सुपर जॉयंट्स। ठीक है, और इसके प्रयोजक कौन थे ये जान लीजिए। टाइटल प्रयोजक कौन थे। तो ये टाटा समूह के थे। ठीक, टाटा समूह जो है इसके प्रयोजक थे। ठीक है, और जो इसका फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस, और इसके कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या थे। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे संजू सैमसन। इनके बीच हुआ था 29 मई 2022 को खेला गया था। और विजेता कौन थे। विजेता जो है गुजरात टाइटंस, ये 7 विकेट से जीते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दी गई क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 43वें, ऑप्शन बी है 50वें, ऑप्शन सी है 135वें, ऑप्शन डी है 136वें। तो कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को। तो ये प्रदान की गई है 136वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका देखिए आप लोग, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, ये पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है,
और ये जो केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना है। ठीक है, जो केरल में स्थित है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में, ये जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सत्य हैं। पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं, उस पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए ये कथन सत्य है। करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस को। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, सही है। नंबर 2 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है, तो ये तीसरा भी सही है। और तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से क्या आपका आंसर होगा ये देख लीजिए। ए केवल एक ऑप्शन भी है, 1 और 2, सी है 1, 2 और 3, तो इस तरह हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है परिवार नियोजन, ऑप्शन बी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन सी है टीकाकरण, ऑप्शन डी है पूरक पोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लीजिए आप लोग। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार नियोजन। ठीक है, ये जो परियोजना है वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई थी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य था कि 0 से 6 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। इसके अंतर्गत जो है पूरक पोषण, प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा आदि के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करना इसका कार्य था या इसमें निहित था। इसमें करना बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण को कम करते हुए माता को जो है पोषण देना संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता इस परियोजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? परिवार नियोजन, जो सम्मिलित नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार आप समझ लें क्वेश्चन को कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो ये सम्मिलित नहीं है परिवार नियोजन। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है, टीकाकरण और पूरक पोषण ये सभी सम्मिलित है, परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य ACDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके प्रबंधन, स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ऑप्शन ए SDG 6, ऑप्शन बी SDG 7, ऑप्शन सी है SDG 8, ऑप्शन डी है SDG 9। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए SDG 6। ठीक है, SDG 6। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भारत में 2030 तक के सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके प्रबंधन, स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो ये SDG 6 है। ठीक है,
और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया, जिसे जो है 2030 तक प्राप्त करना है। और इस प्रकार जो है विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल करके जो है 17 वैश्विक लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना। और 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को क्या किया है, अंगीकार किया है। अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को क्या किया है, इन्होंने अंगीकार किया है। और सतत विकास लक्ष्य जो है SDG है 6, ये सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत विकास जो सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने से संबंधित है। और जो SDG अपना 7 है, SDG 7 जो लिखा हुआ B ऑप्शन में, वो जो है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। SDG 8 का उद्देश्य था सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। और SDG 9 जो है ये लचीले बुनियादी ढांचे यानी समावेशी और सतत औद्योगिकरण को क्या करता है, बढ़ावा देना आदि इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन सी है काश्तकारी सुधार और ऑप्शन डी है बहुफसली योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुफसली योजना। कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बहुफसली योजना जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरित क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए दलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी मोटे अनाज के उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन से। ठीक है, क्या आंसर होगा? गेहूं उत्पादन से। जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। और इसका अभिप्राय था देश में उत्पादन को बढ़ाने से था और इसके लिए संकर व बौने बीजों का उपयोग किया गया है। अल्प समय में ही इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? हरित क्रांति नाम दिया गया है। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है और व्यावसायिक कृषि को भी बढ़ावा मिला है। कृषि आधिक्य में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है क्या क्या आता है? गेहूं, मक्का तथा बाजरा आदि और बाजार आदि और फसलों के उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर हुआ है। किसके उत्पादन पर हुआ है? गेहूं के उत्पादन में। जैसे क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है हरित क्रांति? गेहूं उत्पादन से संबंधित। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ समिति दी हुई है, एक तरफ विषय दिए हुए हैं। आप देख लीजिए, इसको मैच करा लीजिए और इसका फिर आंसर देखते हैं। रंग राजन समिति। रंग राजन समिति जो है, देखिए रंग राजन समिति, और ये जो PSES में शेयरों का, और एक सेकेंड, ठीक है, देखिए अब देखिए उसके बाद ए का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, और नरसिम्हन समिति इसका हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, और केलकर समिति विनिवेश ये हो जाएंगे कर सुधार, और मल्होत्रा समिति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूमि सुधार।
ठीक है, मल्होत्रा समिति क्या होगा, भूमि सुधार हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो रंगराजन समिति विनिवेश संबंधी सुधारों के लिए जो है 1993 में गठित की गई थी। क्या गठित की गई थी, रंगराजन समिति विनिवेश संबंधी सुधारों के लिए 1993 में गठित की गई थी। इस समिति ने जो है विनिवेश के 4 तरीकों के अंतर्गत जो है व्यापार, बिक्री और रणनीतिक बिक्री, शेयरों का प्रस्ताव तथा परिसंपत्तियों को बेचना या बंद करना जैसे उपाय सुझाए थे। और दूसरा क्या है, नरसिंघन समिति। ठीक है, क्या है देखिए दूसरा, नरसिंघन समिति। इसमें जो है 1991 में और नरसिंघन समिति द्वितीय 1998 का गठन जो है भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। नंबर 3 है केलकर समिति या विनिवेश कर संरचना सुधार हेतु जो है 2002 में विजय केलकर के नेतृत्व में केलकर समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चौथा क्या है, मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा हेतु 1993 में R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया था। और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। कब किया गया था, 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर जान लीजिए पहले आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा 3142। ठीक है, इस तरह से इसका सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच कराना, मैच करा लीजिए। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है 1975 और अग्रणी बैंक योजना जो है 1969 और नाबार्ड बैंक जो है 1982 और भारतीय स्टेट बैंक 1955। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 4213। ठीक है, इस तरह से आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। ये देख लीजिए, बी ऑप्शन 4213 आपका आंसर जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट हो रहा है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए शांता कुमार समिति, ऑप्शन बी है HR खान समिति, ऑप्शन सी है नीरज कुमार गुप्ता समिति, ऑप्शन डी है निकेत मोरे समिति। क्या है, निकेत मोरे समिति। तो इसका देखिए क्या होगा आंसर, इसमें से राइट आंसर होगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। क्या होगा आंसर, नीरज कुमार गुप्ता समिति। देखिए, इसका आंसर है सी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही होगा, नीरज कुमार गुप्ता समिति। ठीक है, इसी में थोड़ा सा देख लीजिए कि मई 2016 में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तो वो इस समिति का प्रमुख उद्देश्य जो है उन्होंने कार्ड स्वीकृति बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि कराना था। ठीक है, इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था, कार्ड स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना, इसका मेन कारण था, इसी का कारण था। और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया था, तो इसके तहत नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, नीरज कुमार गुप्ता समिति का। ठीक है, इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित, क्या है, विषाणु जनित बीमारियों का वाहक मच्छर होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित बीमारियों का वाहक मच्छर होते हैं? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी है 2 है डेंगू, ऑप्शन 3 है चिकनगुनिया, ऑप्शन 4 है पीत ज्वार, ऑप्शन 5 है जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, इसमें से सही होगा डेंगू। ठीक है, जो कि विषाणु जनित बीमारियों का वाहक मच्छर होते हैं। तो देखिए, इसमें से हो गया ऑप्शन 2 डेंगू, ऑप्शन 3 हो गया चिकनगुनिया और ऑप्शन 4 हो गया पीत ज्वार, ऑप्शन जो है डी हो 5 हो गया जापानी इन्फेलाइटिस। ठीक है, ये 5 नंबर भी करेक्ट है। तो इस तरह से जो आंसर होगा 2, 3, 4 और 5 क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 5। देखिए किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो वाहक ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं रोग का कारण नहीं होते हैं, किंतु मानवों के बीच या जो है जानवरों से मानवों के बीच संक्रमण रोगों का वहन कर सकते हैं। मच्छर जो है सर्वाधिक सामान्य वाहकों में से एक है जो अनेक रोगों के कारण होते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, पीत ज्वर हो गया और जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु वायरस जनित रोग हो जिनका प्रसार मच्छर करते हैं। ठीक है, कौन करता है? जिनका प्रसार मच्छर करते हैं। और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका प्रसार मादा एनाफेलिस मच्छर करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 39, हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। हेपेटाइटिस जो है यकृत के सूजन की चिकित्सीय स्थिति है और इसमें क्या होता है? अंग के ऊतक में जो है सूजी हुई कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जुगन नामक जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस सदृश पदार्थ रुक रुक कर इस स्रावित होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह जलता हुआ प्रतीत होता है। यह पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा फर्मियम, ऑप्शन बी हो जाएगा पोलोनियम, ऑप्शन सी है ऑस्मियम, ऑप्शन डी है लूसीफेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लूसीफेरिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जो है जस्ता, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्ता। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी जस्ता। जो लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि जो है यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैच कराना वाला है, करते रहिए आप लोग साथ साथ। देखिए दूरी की इकाई क्या हो जाएगी? दूरी की इकाई क्या होगी? देखिए आप लोग मैच कराते चलिए आप लोग इसे। दूरी पदार्थ की मात्रा और विद्युत आवेश की मात्रा और डी है ऊर्जा। तो आइए सेट करते हैं पहले क्वेश्चंस को। अब देखिए एक तरफ इकाई है और एक तरफ राशियां हैं। ये है भौतिक जो ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? देखिए इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा के लिए जो है मोल, पदार्थ की मात्रा। और ऑप्शन सी है विद्युत आवेश की मात्रा। विद्युत आवेश की जो मात्रा है वो है कूलाम।
और ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट घंटा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसे देख लीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। मैथ्स तो आपने करा लिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा। दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और पदार्थ की मात्रा का मापक क्या है, मोल। और विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा का वाट घंटा हो जाएगा। इस तरह से 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। देखिए क्या होगा आंसर, 3, 1, 2, 4। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य नरेश जो अपनी वृद्धावस्था में अपने सिंहासन का परित्याग कर जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था, वो था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है दशरथ, ऑप्शन डी है संप्रति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, डी आंसर सही होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। क्या है क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1580 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1605 ईस्वी में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी है महाभारत। क्या होगा इसका आंसर, देखें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाभारत। ठीक है, इसका डी आंसर होगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी आरकोट में, ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी है संबलपुर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी है सतारा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएं आप लोग। ऑप्शन ए है करौली, ऑप्शन बी है संबलपुर, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो ये हुए थे ऑप्शन डी सतारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। संथाल 1855 में सही है, ठीक है सही है। ए ऑप्शन। कोल 1831 में, ये भी सही है, ठीक है 1831 में। और खासी जो है 1829 में है, ये भी सही है। और आहूम विद्रोह जो है ये जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था। कब हुआ था अहोम जो है ये जो है हुआ था अहोम विद्रोह हुआ था 1815 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1828 में। ये जो अहोम विद्रोह है ये हुआ था 1828 में, और ये जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, क्या होगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, मैच कराते चलिए आप लोग सीधे।
बताएं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन और है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए देखिए असहयोग आंदोलन। देखते हुए चले, देखे से पहले मैच करा लेते हैं। ये ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 और भारत छोड़ो आंदोलन है 1942। तो इस तरह से आंसर क्या होगा आपका 4, 3, 2, 1, ठीक है। क्या होगा देखिए कहाँ पे 4, 3, 2, 1। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो है आया था, आप लोगों ने देखा हो शायद। ये क्वेश्चन था कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो ये क्वेश्चन जो है गलत, इसका आंसर शायद वहाँ पे टिक हो गया था। जो है दक्षिण में बहमनी राज्य के जो संस्थापक हैं वो हसन गंगू थे, ठीक है। 1347 ईस्वी में इन्होंने जो है बहमनी राज्य का जो है स्थापना की थी, ठीक है। और इनके संस्थापक कौन है, तो हसन गंगू, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर होगा हसन गंगू, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू है और 1347 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इस तरह से ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से करिएगा आप लोग, और आपके एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ये जो है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है या डिटेल में किसी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज करें, आपको आंसर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं परंतु सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं आप लोग। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।